Good morning, students. I hope all you are good at your homes. Now, students, it's your history class time. Today, we will study history's first chapter, that is tracing changes in medieval period. मध्यकाल की अवधि में हुए बदलावों को जानेंगे हम। जो हमारे मध्यकाल में जो बदलाव हुए उनके बारे में पढ़ेंगे हम। मध्यकाल की अवधि में जो चेंजेस आई। The medieval period stretches from the 8th to the 18th century. जो मेडिवल पीरियड था वो 8वीं सदी से लेके 18वीं सदी के बीच का था। The word medieval comes from a Latin word meaning middle. मेडिवल जो वर्ड है वो लैटिन का एक शब्द है जिसका मतलब है मिडल, बीच का। In history, we generally refer to it as the period between the ancient and modern period. हम हिस्ट्री में इसको ये मान के चलते हैं कि ये एंशियंट हिस्ट्री के बाद का और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच का जो समय है ये वह समय कहलाता है। दैट इज़ द मेडिवल पीरियड। During this period, India witnessed many economic, political, religious and cultural changes in society. इस समय के दौरान भारत में बहुत सारी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, धर्म या कल्चर को लेके जो चेंजेस हुई सोसाइटी में। दिस पीरियड्स ऑल्सो सॉ प्रोग्रेस इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसी मध्यकाल की अवधि में ही आर्ट और आर्किटेक्चर में भी बहुत ज़्यादा तरक्की देखने को मिली। द मेडिवल पीरियड कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 पीरियड्स। इस मेडिवल पीरियड्स को 2 पीरियड्स में डिवाइड किया गया। द अर्ली मेडिवल पीरियड एंड द लेटर मेडिवल पीरियड। अर्ली मतलब पहले का और मेडिवल बाद का जो मेडिवल पीरियड था। द अर्ली मेडिवल पीरियड स्ट्रेच फ्रॉम द 8th to 13th सेंचुरी। जो अर्ली था वो 8 से लेके 13वीं सदी के बीच तक का था। इसमें इट इंक्लूड्स द रूल्स ऑफ पालाज, राष्ट्रकूटास, चोलाज एंड राजपूत्स। इस समय में इन सब चीज़ों ने राज किया, इन सब लोगों का राज चला। द लेट मेडिवल पीरियड स्ट्रेच फ्रॉम द 13th to the 18th सेंचुरी। और जो बाद का था वो 13वीं सदी से लेके 18वीं सदी तक का था। लेटर मेडिवल पीरियड था जो इट इंक्लूड्स द रूल ऑफ द तुर्क्स, अफगान्स एंड मुगल्स। और इस समय में मुगल्स, अफगान्स और तुर्क्स का शासन था। इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स। उन्होंने हिंदुस्तान की हिस्ट्री को 3 टुकड़ों में बांटा। 1 इज़ हिंदू, 2nd इज़ मुस्लिम एंड 3rd इज़ ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन रूलर्स वॉज द ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्टर। इससे हमें पता चलता है कि धर्म ही एकमात्र फैक्टर था इस तरीके से इस चीज़ को बांटने का। बाकी सब जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स थी उसको अलग रखा गया। डिवीज़न जो सिर्फ थी धर्म के आधार पर हुई, जो बहुत ही गलत थी। ये बिल्कुल एरनस थी, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा गलत था ये। ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजीज़, पुरानी और नई टर्म्स जो आई उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिया वॉज नॉन इन द पास्ट एज भारतवर्ष। इंडिया को पहले भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। द लैंड ऑफ भारत, भारतीयों की ज़मीन। द मुस्लिम्स ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड कॉल द सब कॉन्टिनेंट हिंदुस्तान। मुसलमानों को उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट हिंदुस्तान कहा जाता था। दे रेफर टू द पीपल एज हिंदूज़। वह सब लोगों को हिंदूज़ के नाम से रेफ़र करते थे। हिंदू है लिटरली मीन्ट अ नेटिव ऑफ हिंदुस्तान। यहाँ हिंदू का मतलब था भारत में रहने वाले, जो उसके रहने वाले लोग हैं। इट हैड नो रिलीजियस कंटेशंस एज वी अंडरस्टैंड इट टुडे। इसका कोई धर्म से लेना देना नहीं था। आज हिंदू को एक धर्म के नाम से जाना जाता है। उस समय हिंदू का मतलब था जो हिंदुत्व थे, जो भारतवर्ष में रहते थे, उन लोगों को हिंदू कहा जाता था। In the early 16th century, Babur used the term Hindustan to describe the flora, fauna and culture of inhabitants living in the subcontinent. बाबर ने हिंदुस्तान नाम की एक टर्म को यूज़ किया। आज भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। इस टर्म का यूज़ बाबर ने किया था सिर्फ पेड़ पौधे, फूल, बागियानों की खूबसूरती और यहाँ के कल्चर्स को डिफ़ाइन करने के लिए ये नाम दिया गया था। ये भी धर्म के आधार पर इसको कोई नाम नहीं दिया गया था। द नेम इंडिया वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय द
पर्शियंस फॉर द रीजन वाटर्ड बाय द रिवर इंदस। पहली बार इंडिया नाम पर्शियंस के द्वारा दिया गया, वो नदी इंदु से पानी लेते थे, इंडस रिवर से, तो इस वजह से। द ग्रीक्स हु रेफर टू रिवर सिंधु एज इंदोज सब्सिक्वेंटली बोरोड द टर्म फ्रॉम पर्शियंस। और जो सिंधु नदी से पानी लेते थे और इसको इंदौस कहते थे, उन्होंने ये टर्म्स पर्शियन से ली, इंडिया इस वजह से इसका नाम पड़ा। नेक्स्ट इज सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। किस तरह से सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस आई? द पीरियड of common era of 700 to 1750 witnessed large scale developments। 700 जो हमारा कॉमन ईरा था, 700 से लेके 1750 तक बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, एक लार्ज स्केल की डेवलपमेंट्स हुई इस टाइम में। न्यू टेक्नोलॉजीज़ मेड देयर अपीयरेंस, नई टेक्नोलॉजीज़ आई, उन्होंने अपना हक जमाया देश में। लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, पर्शियन जो चक्का था उसका इस्तेमाल खेती में होने लगा। स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, वीव करने के लिए, ऊनने के लिए जो व्हील्स थे वो यूज़ होने लगे। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। New foods and beverages such as potatoes, corn, chilies, tea and coffee arrived in the subcontinent। कुछ नए तरीके के भोजन भी या पीने वाली चीज़ें भी आई, जैसे कि आलू, मकई, मिर्ची, चाय, कॉफ़ी, ये सब भी सब कॉन्टिनेंट में आना शुरू हुआ। अब अगर हम क्रोनोलॉजी चेक करें, यानी कि डेट्स चेक करें, तो हमारे मेडिवल पीरियड जो कॉमन ईरा था वो 700 से 1750 तक का था। अर्ली मेडिवल पीरियड में हम 8 से 13th सेंचुरी तक का टाइम गिनते हैं, और लेटर जो मेडिवल पीरियड है उसमें हम 13th से 18th सेंचुरी तक का जो टाइम है वो कंक्लूड करते हैं। This was a period of great mobility. People traveled long distances in search of opportunities। ये काफ़ी मोबिलिटी का समय था, लोग एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी लंबे रास्तों में चलते और जाते थे, कुछ नई सुविधाएं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ पाने के लिए। Throughout this period, forests were being gradually cleared for extension of agriculture। इस समय में जंगलों को भी साफ किया गया ताकि खेती में वृद्धि की जा सके। Many forest dwellers were forced to migrate। जो जंगलों में रहने वाले लोग थे वे मजबूरन उन्हें किसी और जंगलों में जाना पड़ा, एक जगह से दूसरी जगह गए, माइग्रेट हुए। Others tilled the land and become peasants। These peasants were influenced by chieftains, priests, temples and monasteries। ये जगह मंदिरों, ब्राह्मणों द्वारा भी ली गई। They were required to pay taxes and offer goods and services to local lords। इनके बदले में क्या होता था, जो आम लोग उस पर खेती करते थे उन्हें टैक्स देना पड़ता था, जो लोकल लॉर्ड्स थे, जो लोकल जो स्ट्रॉन्ग पीपल्स थे उनको उन्हें पे करना पड़ता था। दे वर रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशंस। लोगों को क्या मतलब, दिस रिजल्टेड इन सोशल डिफरेंसेस अमंग पीजेंट्स। इसकी वजह से लोगों के बीच में सामाजिक दूरियां बनने लगी। As society become differentiated, people were divided into सब कास्ट। जैसे जैसे मतलब ये सब होता रहा, फ़र्क होने लगा कि किसी को कर्ज देना पड़ रहा है, किसी को टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो इससे क्या हुआ, कास्ट सिस्टम आने लगा, जातिज़ में आने लगी, जातियों का वर्णन होने लगा, उनका रैंक होने लगा। दे वर रैंक ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन। उनके कर्म काज पर जाति का वर्णन किया जाने लगा। Ranks were not fixed permanently but varied on the basis of power, influence and resources। ये रैंक्स कुछ फिक्स नहीं थी, ये डिपेंड करती थी कौन कितना समर्थ है, कितनी पावर है उसके पास, तो उस बेसिस पे रैंक्स दी जाती थी। ये सब जाति मेंबर्स वगैरह कंट्रोल करते थे। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। हालांकि सेम जाति के लोगों का ही एरिया टू एरिया जो था, जो पावर्स थी वो अलग अलग थी। The status of the same jatis could vary from area to area. Jatis framed their own rules and regulations. These rules are enforced by the जाति पंचायत। हर जाति के, हर कास्ट के कुछ अपने रूल्स थे और ज़बरदस्ती उसे जाति के जो लोग थे सेम जाति के उन पर अप्लाई किए जाते थे, उनको वह मानने होते थे, क्योंकि वो जाति पंचायत जो जाति के हेड थे उनके द्वारा बनाए जाते थे। मेजर डेवलपमेंट्स, अब कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स क्या हुई। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत्स। उस समय में जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पीरियड था, जो मतलब ऐसे पीपल जो बहुत इम्पॉर्टेंट मानने हुए, वो थे राजपूत्स। अ नेम डिराइव्ड फ्रॉम द राजपुत्र। ये राजपुत्र से नाम आया, राजपूत। द सन ऑफ अ रूलर, यानी कि राजा का बेटा। बिटवीन द 8th and 14th सेंचुरीज
Between the 8th and 14th centuries, the term was applied generally to a group of warriors who claimed क्षत्रिय caste status. बाद में ये नेम उन लोगों को दे दिया गया जो क्षत्रिय समाज के थे और योद्धा थे. The term included not just rulers and the chieftains but also soldiers and commanders who served the armies of various kings. इनमें वो लोग भी थे जो ना सिर्फ राजा थे या चीफ्स थे, बल्कि वो भी सोल्जर्स भी थे या कमांडर्स भी थे जिन्होंने बहुत सारे राजाओं की आर्मीज में सर्व किया था. एक्सट्रीम वेलर एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी वर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द राजपूत. राजपूत अपनी सबसे ज़्यादा ईमानदारी के लिए जाने जाते थे. अदर ग्रुप्स सच एज मराठा, सिख्स, जाट्स, अहोम्स एंड कायस्थास ऑल्सो बिकम पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट. धीरे धीरे ये जातियाँ भी सिग्निफिकेंस में आने लगी. द पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन केम टू नोन एज अ राजपूत पीरियड. कहते हैं कि हर्षवर्धन की मौत के बाद का समय राजपूत पीरियड के नाम से जाना जाता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर सेवरल पावरफुल रूलिंग डायनेस्टीज सच एज प्रतिहाराज, चौहान्स, चंदेलाज, पारामराज, सोलंकीज, तोमरस एंड घुलियाज, ये सब आई. द तोमरस बिल्ट द सिटी ऑफ दिल्ली. कहते हैं कि जो तोमरस थे उन्होंने ही दिल्ली का निर्माण किया. द प्रतिहाराज रूल्ड ओवर राजस्थान एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया. प्रतिहाराज ने राजस्थान पे रूल किया और सेंट्रल इंडिया के कुछ भागों में भी अपना राज्य चलाया. द सोलंकीज रूल्ड इन द रीजन ऑफ कथियावर. सोलंकीज ने कथियावर के रीजन में राज्य किया. द चंदेलाज रूल्ड अराउंड बुंदेलखंड एंड द चौहान्स रूल्ड ओवर सेंट्रल राजस्थान. ये भी कहा जाता है कि जो चंदेलाज थे उन्होंने बुंदेलखंड और जो चौहान थे उन्होंने राजस्थान के बीचले हिस्सों पर राज किया. These Rajput clans were constantly at war with one another. ये सब हर समय एक दूसरे के साथ युद्ध में थे. This enabled the तुर्क्स टू एम्बार्क ऑन द कैंपेन्स अगेंस्ट द राजपूत. इसी वजह से इस चीज़ का तुर्क ने फ़ायदा उठाया और धीरे धीरे अपना शासन स्थापित किया. द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान, अ राजपूत किंग, एट द हैंड्स ऑफ मोहम्मद गौरी इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन बॉट इंडिया अंडर द रूल ऑफ स्लेव डायनेस्टी. पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद मोहम्मद गौरी, जिसने बैटल ऑफ टेराइन में दूसरी जो बैटल थी उसमें हार पाई और इंडिया जो था दोबारा स्लेव डायनेस्टी के अंडर आ गया. आफ्टर द फॉल टू द स्लेव डायनेस्टीज द खालिजिस, तुगलक्स, साइज, लोदीज कम टू पावर. ये सब धीरे धीरे अपने शासन में आए. द लास्ट लोदी रूलर इब्राहिम लोदी वॉज किल्ड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. जो लोदीज का आखिरी रूलर था, आखिरी राजा था इब्राहिम लोदी, वो बाबर द्वारा मार दिया गया जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ इन 1526. दिल्ली नाउ हैड अ न्यू रूलर. अब दिल्ली का नया शासक था. इट वॉज बाबर हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया. वो था बाबर जो मुगल साम्राज्य की जिसने भारत में स्थापना करी. बाबर सन हुमायूं वॉज डिफीटेड बाय शेरशाह एन अफगान चीफ. लेकिन जो बाबर का बेटा था हुमायूं, वो शेरशाह सूरी द्वारा पराजित किया गया जो अफगानी था. बट लेटर ऑन ही रीगेन्ड हिज एम्पायर. लेकिन बाद में उसने दोबारा अपना राज्य उससे हासिल किया. बट इट वॉज हिज ग्रैंडसन अकबर who consolidated and extended the Mughal empire over practically the whole of the North India and parts of the South. लेकिन उसके बाद बाबर का पोता और हुमायूं का बेटा अकबर, उसने शासन को और फैलाया और नॉर्थ इंडिया के काफ़ी सारे हिस्सों ओवरऑल होल नॉर्थ इंडिया पे राज किया और साउथ के कुछ पार्ट्स पे उसने अपना राज चलाया. जहांगीर हु सक्सीड अकबर वॉज अ मैन ऑफ रिफाइंड टेस्ट एंड एन एबल रूलर. कहते हैं कि जहांगीर भी बहुत अच्छा राजा था. ही वॉज फॉलोड बाय शाहजहां हु वॉज अ पार्टन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. उसके बाद शाहजहां आया जहांगीर के बाद, जो आर्किटेक्चर और आर्ट का बहुत शौकीन था. हिज सक्सेसर उसके बाद औरंगजेब वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर बट हिज वर्च्यूज ओवरशैडोड बाय हिज रिजिड एंड स्ट्रिक्ट डॉक्ट्राइन्स. लेकिन उसकी जो चाल ढाल, जो सख्त नियम थे, उसकी वजह से उसे बहुत कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ा. द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड स्लोली आफ्टर हिज डेथ. उसके बाद धीरे धीरे मुगल साम्राज्य खत्म होता गया. द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब वर वीक, इनएफिशिएंट एंड करप्ट ड्यू टू द वीकनेस ऑफ
empire, Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali plundered Delhi and left it in ruins. धीरे धीरे मुगल साम्राज्य ख़त्म हुआ क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था मुगल एम्परर, और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के अहमद शाह अब्दाली और उसके साथ एक और ने मिलकर दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। एज अ रिज़ल्ट अ नंबर ऑफ प्रोविंसेस ब्रोक अवे फ्रॉम द एम्पायर, और इसी कारण उन्होंने दिल्ली पे अपना शासन स्थापित किया।